बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, इमरान खान को सऊदी वली अहद से मिलने वाली इंतहाई कीमती घड़ी सियासत का महवर बन गई। इस पर इमरान खान की वजाहत भी सामने आ गई। कहते हैं घड़ी कितने में बिकी, तोशाखाना में सारा रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने घड़ी खरीदने वाले उमर फारूक के खिलाफ लंदन और UAE में केस दायर करने का ऐलान कर दिया। आज बाहर की दुनिया समझती है कि अगर वो पाकिस्तान को कर्जा दें तो 75% चांस है कि पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर सकेगा, डिफॉल्ट कर जाएगा। इसलिए जरूरी यह है कि हम इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवा के पाकिस्तान को इस दलदल से निकालें जिसमें हम बड़ी तेजी से कुबते जा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जो भी अपॉइंटमेंट हो वो मेरिट के ऊपर हो और वो हो जो कि हमारे इदारे को मजबूत करे। इन्होंने बैठ के जिस आदमी को लेके आए वो सोशल मीडिया ने सारा बता दिया कि वो एक भागा हुआ है नॉर्वे से, उसके ऊपर कितने केसेस हैं, उसने पाकिस्तान की FIA ने उसके ऊपर केसेस थे, यहां मांगने की कोशिश की, यानी उसकी पूरी तारीख है। उस फ्रॉड को इन्होंने कहा कि जनाब पूरा एक प्रोग्राम किया कि उसने कहा जी इमरान खान की घड़ी और इतनी महंगी बिक गई। और मैं इनकी अकल पे हैरान हूं कि वो सारा केस, वो जो रसीद है वो तो पड़ी हुई है तोशाखाना के अंदर, यानी कि कितनी ही घड़ी बिकी है वो सब कुछ है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। और इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन की। मैं लंदन में भी केस करूंगा, ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा। इमरान खान वजाहतें कर रहे हैं, लेकिन वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साफ कह दिया घड़ी बेचने के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। एक खातून का बार बार नाम क्यों आ रहा है जो बाहर बैठकर आज भी पंजाब हुकूमत से फायदा उठा रही है? इमरान खान को यह बात समझ लेनी चाहिए कि भड़के मारने से बात नहीं बनेगी, तहकीकात का सामना करना होगा। वो कहते हैं कि मैं मुकदमा करूंगा, मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी बात है, वो मुकदमा करें, अदालत में जाएं, सारे का सारा रिकॉर्ड सामने आए। और ये फराह गोगी साहिबा को जिनको इन्होंने NRO दिलवाया पंजाब हुकूमत से, उनके केसेस ख़त्म कराए हैं, उनके जो हस्बैंड हैं जो आसिम जमील साहब, उनके केसेस ख़त्म करवाए हैं। तो ये सारे मसले जो है ना, सारे के सारे अदालत में आएंगे। जो अब पता लगा है कि असल अमाउंट जो है इन्होंने क्या वसूल की थी, वो अब पता लगा है, वो किस तरह वो जो है वो पाकिस्तान में आया पैसा। इसको जो है अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए और ये शख्स जवाब दे कि पैसे किस दिन वसूल हुए थे, हुकूमत के ख़जाने में किस दिन पे डिपॉजिट हुए थे, पैसे पाकिस्तान किस तरह ट्रांसफ़र हुए थे। हम जो है कानून और कायदे के तहत जो है इस मामले के अंजाम तक जो है इंशाअल्लाह ताला पहुँचेंगे। तोशाखाना घड़ी केस में साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर इमरान खान के फ्रंट मैन के तौर पर सामने आ रहे हैं। कीमती घड़ी के खरीदार उमर फारूक ने समा से गुफ्तगू में तहलका खेज इंकशाफात किए। दावा किया कि नायाब घड़ी उनके पास है, अगर उन्हें शवाहिद के लिए बुलाया गया तो पेश होने को तैयार हैं। इमरान खान ने तोशाखाना का माल फराह गोगी के जरिए ठिकाने लगवाया। तोहफे में मिली घड़ी के खरीदार उमर फारूक ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में सारा भांडा फोड़ दिया। शहजाद साहब से मेरा राब्ता था, इन्होंने मुझे बताया कि जी हमारे पास एक बड़ी यूनिक पीस आया है, सऊदी क्राउन प्रिंस ने दिया है, अगर आप देखना चाहें तो। फराह गोगी जो है वो दुबई आ रही है लेके, मेरे ऑफिस आई थी वो। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान के मौके पर मिलने वाला घड़ी का कीमती तरीन तोहफा खरीदने वाले उमर फारूक ने बताया कि फराह गोगी ने घड़ी का सौदा $5 मिलियन से शुरू किया और $2 मिलियन की ऑफर में मान गईं। मैंने उनको पूछा तो वो $4-5 मिलियन मांग रहे थे, तो मैंने उनको मना किया। मैंने कहा इतने ज्यादा पैसे तो नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा जी अगर आप क्या देने के लिए तैयार है, तो मैंने फिर उनको $2 मिलियन की ऑफर दी, तो उन्होंने एग्री करके मुझसे पैसे ले लिए। उमर फारूक ने ये भी बताया कि फराह गोगी कैश रकम की अदायगी में घड़ी बेचने पर रजामंद हुई थी। फराह गोगी थी जो लेके आई थी और उन्होंने मुझे गिफ्ट हैंड ओवर किया और उन्होंने मुझसे पेमेंट ली। तोशाखाना केस में शवाहिद और मालूमात के लिए तलब किया गया तो क्या पाकिस्तान आएंगे? समा के सवाल पर उमर फारूक ने आमादगी जाहिर कर दी।
बिल्कुल जी, मैंने घड़ी खरीदी है, घड़ी मेरे पास है, एविडेंस है मेरे पास। ऑब्वियसली वाहिद पीस है पूरी दुनिया में, कोई इसके दो पीसेस नहीं है, तो ये जिसके पास भी होगी वही इसका बायर। इन द एंड ऑफ द डे मैंने तो खरीदी और मैं तो अंडरटेक कर रहा हूँ कि मैंने खरीदी है। कीमती तरीन घड़ी के खरीदार के मंजर आम पर आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के तबसरों का सिलसिला जारी है। और साबिक DG/FIA बशीर मेमन कहते हैं घड़ी दुबई स्मगल की गई, मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई, फराह गोगी के खिलाफ स्मगलिंग का पर्चा कट सकता है। कंवर दिलशाद का कहना है इमरान खान से पूछा जा सकता है कि पैसा पाकिस्तान कैसे आया। तोशाखाना रेफरेंस अदालत भेजा जा चुका, फौजदारी मुकदमे में 3 साल की सजा हो सकती है। घड़ी तोशाखाना से कब खरीदी गई, बैरून मुल्क कैसे ले जाई गई, कई सवालात खड़े हो गए। साबिक DG/FIA बशीर मेमन कहते हैं फराह गोगी के खिलाफ स्मगलिंग का पर्चा कट सकता है। वो स्मगल हुई घड़ी दुबई, तो वो बेची गई 28 करोड़ रुपए में, डिक्लेयर किया गया 2 करोड़ में जाहिर किया गया। ये मिस डिक्लेरेशन हो गई उसकी, FBR की। FBR को भी नोटिस लेना चाहिए इस पे। फिर दूसरा, ये पैसे जो कैश आए पाकिस्तान, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। फराह गोगी साहिबा पे स्मगलिंग का पर्चा बनता है, दूसरा बनता है कैश स्मगलिंग इनटू पाकिस्तान। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं इमरान खान के खिलाफ घड़ी बेचने का मामला अहम हो चुका है। साबिक वजीर आजम के खिलाफ फौजदारी का मुकदमा भी शुरू होने वाला है। अब सेशन जज जो है वो उनको बुला भी सकता है और वीडियो के जरिए भी उनका बयान कलमबंद करवा सकता है थ्रू हमारी पाकिस्तान एम्बेसी दुबई में। अब ये पूछा जाएगा इनसे, जो कैश दिया है तो आपके पास आपके किसके जरिए आया, हुंडी के जरिए आया या ब्रीफ केस में लेके आप पाकिस्तान में आ गए। कुंवर दिलशाद ने मजीद कहा कि इमरान खान को सूरत हाल का अंदाजा है, इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपने निशाने पर रखा हुआ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने इमरान खान से सवालात पूछ लिए। कहा, आपने घड़ी की कीमत का तयन कैसे किया, रसीद और हिसाब कहाँ है, तोहफा मुल्क से बाहर गया तो बैरून मुल्क रकम रह गई या वापस पाकिस्तान आई, पैसा बैग में वापस आया तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है। इमरान खान ने पाकिस्तान की इज्जत नीलाम की, ऐसा कहना है कमर जमान कायरा का। उनका मजीद कहना है कि इमरान खान ने मेरा तोहफा मेरी मर्जी का नारा लगाया। आपने घड़ी की कीमत का तयन कैसे किया, फरोख्त की गई घड़ी की रसीद और हिसाब कहाँ है, क्या इमरान खान ने तोहफा खरीदने की रकम पर इनकम टैक्स दिया, तोहफा मुल्क से बाहर गया तो वो रकम कहाँ गई। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान को मिलने वाली रकम बैरून मुल्क रह गई या वापस पाकिस्तान आई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट भी सामने आया है। लिखती हैं, इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो, घड़ी किसको बेची नाम बताओ, पैसा पाकिस्तान कैसे मंगवाया वो बताओ। दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट में ये सवालात उठाए हैं। लिखती हैं, इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो, घड़ी किसको बेची ये नाम बताओ, पैसा पाकिस्तान कैसे मंगवाया वो भी बताओ। दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला। दुश्मन इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना इमरान खान ने मुल्क को पहुंचाया। सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान कहते हैं, कौम को गुमराह करने का नाम सियासत नहीं, ये रविश नहीं चलेगी, सियासी मैदान में मुकाबला करेंगे। दुश्मन मुल्क जारहियत करके वो पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जितना कि यहाँ मुल्क के अंदर इमरान खान ने दुश्मन का नुमाइंदा बनकर दाखिली जारहियत का इर्तिकाब किया है। ये रविश नहीं चलेगी, कभी भी नहीं चलेगी और कभी भी आपका ये अरमान पूरा नहीं होगा। मैदान में हैं हम, डट कर मुकाबला करेंगे आपका और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की दिफा की हम जंग लड़ेंगे। तोशाखाना और कीमती घड़ी के बारे में हक़ाइक़ बताने पर PTI धमकियों पर उतर आई है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कीमती घड़ी खरीदने वाले उमर फारूक को संगीन नताइज की धमकियां दे दी। फवाद चौधरी की जानिब से उमर फारूक पर बयान वापस लेने के लिए सख्त दबाव डाला गया। फवाद चौधरी ने सख्त लहजे में तंबीह की कि अपना बयान वापस लें और नए बयान में बताएं कि पहली बातें गलती से कह दी। फवाद चौधरी ने उमर फारूक को फराह खान और शहजाद अकबर का जिक्र ना करने का भी कहा।
फराह खान और शहजाद अकबर के रेड वारंट जारी करने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। ये करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असम्बली सुमेरा कंवल की जानिब से जमा कराई गई। करारदाद के मतन में कहा गया है कि सऊदी वलीअहद की जानिब से बतौर तोहफा दी गई घड़ी फरोख्त करके रियासत का मजाक बनाया गया। ये वजीर आजम के मनसब की तौहीन है। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा की उमर फारूक के साथ मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फैसल वावडा ने ट्वीट में अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि उमर फारूक से मुलाकात वजारत के दफ्तर में वजीर आज़म ऑफिस की हिदायत पर हुई थी। इसमें 4 वज़रा और आला हुकाम भी मौजूद थे। वावडा के मुताबिक उमर फारूक और दीगर अफराद से मुलाकात दुबई के वफ्द के ज़मन में हुई। अब इस तस्वीर को जो रंग देना चाहें दें, कोई डर नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक और यू टर्न ले लिया। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर पीछे हट गए। लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, आर्मी चीफ की तैनाती पर ये जो करना चाहते हैं करें, कोई आर्मी चीफ अवाम के मुफाद के खिलाफ नहीं जाता। हमें मुज़ाकरात का पैगाम भेजा जा रहा है। हमने कहा इलेक्शन की तारीख दें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक और यू टर्न ले लिया। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर पीछे हट गए। लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, आर्मी चीफ की तैनाती पर ये जो करना चाहते हैं करें, कोई आर्मी चीफ अवाम के मुफाद के खिलाफ नहीं जाता। हमें मुज़ाकरात का पैगाम भेजा जा रहा है। हमने कहा इलेक्शन की तारीख दें। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च। इमरान खान पर हमले की FIR दर्ज करने का मुतालबा किया। कहते हैं अदलिया के लिए ये टेस्ट केस है। PTI सेनेटर्स ने इमरान खान के हक में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। सेनेटर आजम सवाती ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 3 बड़े मसाइल के लिए अदालत उज़्मा के सामने खड़े हैं। फौरी कार्रवाई की जाए। शिबली फराज का कहना था, हम इंसाफ के तलबगार हैं, हमारे मुतालबे सियासी नहीं हैं। चीफ जस्टिस से अपील है सबको एक नज़र से देखा जाए। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने एक निजी TV पर चलने वाली फिल्म के हक़ाइक़ को झुटलाने की कोशिश की। तौहीन अदालत केस इमरान खान और उनके वकला बाबर अवान और फैसल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिए। चेयरमैन PTI का 25 मई की शाम सुनी सुनाई बातों पर डी चौक पहुंचने का वीडियो पैगाम जारी करने का एतराफ़। बाबर अवान ने सारा मलबा असद उमर पर डाल दिया। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए इस्तदा पर बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। चेयरमैन PTI ने 25 मई का डी चौक जाने का ऐलान ढके छुपे अल्फाज में नादानिस्ता गलती तो मान लिया, मगर इसके बावजूद अदालत से माफी नहीं मांगी। खुद को बचाने के लिए कारकुनों और वकला की आड़ ले ली। इमरान खान ने अपने दस्तखतों से अदालत में जमा कराए गए बयान में कहा कि जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली नहीं की। मुझे 25 मई को अदालती हुक्म बारे आगाह नहीं किया गया। शाम 6:45 का वीडियो पैगाम कारकुनों की मालूमात की बुनियाद पर जारी किया। नादानिस्तगी में उठाए गए कदम पर अफसोस है। खुफिया इदारों की रिपोर्ट अदालती हुक्म अदूली साबित नहीं करती। ये हकाइक के खिलाफ और यकतरफा हैं। किसी वकील को सुप्रीम कोर्ट के केस में शामिल होने का नहीं कहा था। तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान ने अपने जवाब में कहा, असद उमर की जुबानी हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई। अदालत को इरादी या गैर इरादी तौर पर गुमराह नहीं किया। अदालती हुक्म के मुताबिक PTI क़यादत से मुलाकात का इंतजाम हुकूमत की जिम्मेदारी थी, जो उसने पूरी न की। दूसरे वकील फैसल चौधरी ने भी जवाब में बाबर अवान जैसा मौक़िफ़ ही अपनाया। और आपको बताएं, जिला बाजोड़ में फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। 2 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश कर लिया। फोर्सेस की कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस था। आपको बताएं कि 33 साला शहीद नाइक ताज मोहम्मद का ताल्लुक कोहाट से था। इसके साथ साथ लांस नाइक इम्तियाज़ खान, जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है, उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। इलाके में पाए जाने वाले दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। लकी मरवत में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मुअज़्ज़म अंसारी समेत कई हुक्काम शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू में IG ने वाक़े की शदीद मज़म्मत की। कहा कि धरती को दहशतगर्दी से पाक कर देंगे। लकी मरवत में शहीद होने वाले एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म अंसारी शरीक हुए। RPO बन्नू DPO लकी मरवत भी नमाज जनाजा में मौजूद थे। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गयी। मीडिया से गुफ्तगू में IG मुअज़्ज़म अंसारी ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म कर देंगे। हम इस बात का अहद भी करते हैं कि इंशाअल्लाह
इस जमीन को, इस धरती को हर किस्म की दहशतगर्दी से पाक करेंगे। आज सुबह लगी मरवत में पुलिस मोबाइल मामूल के गश्त पर थी। इस दौरान चौकी अब्बासिया रोड की हुदूद इलाका वांडा शहाब खेल में मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने हमला किया। अंधाधुंध फायर किए गए। ASI समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद हुए। वजीर आला महमूद खान ने IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब की और कहा कि शहीदों की कुर्बानी रायगा नहीं जाने देंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई है। और आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के मुआवन ख़ुसूसी इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने लकी मरवत में पुलिस वैन हमले को कानून नाफिज करने वाले इदारों की गफलत करार देते हुए मजीद वाक़यात का खदशा जाहिर कर दिया है। दहशतगर्दों का जो हमला है इसको बहुत ही आहनी हाथों से और बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनका खोज लगाया जाएगा और उनको पकड़ा जाएगा और कानून के हवाले किया जाएगा। जो वाक़या हुआ इससे तो यकीनन उनको मौका मिला और उन्होंने पुलिस मोबाइल पर हमला किया। इस हद तक तो यकीनन सिक्योरिटी की कमज़ोरी थी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। कुछ अरसे से दहशतगर्दी के वाक़यात में थोड़ा सा इजाफा देखने में आ रहा है। उस हवाले से अगर देखा जाए तो इस तनाजुर में इन हमलों के इम्कानात अब बढ़ चुके हैं। 2 हफ्ते पहले भी इजलास हुआ था जिसमें वज़ीर आला साहब ने उसकी सरबराही की थी। IG पुलिस और 11 कोर के जो कोर कमांडर हैं वो भी मौजूद थे। पुलिस ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक हरावल दस्ता है। उनको उनकी कारकर्दगी को, उनकी मुस्तैदी को, उनकी इस्तेदाद को बढ़ाने की हमें एहसास भी है और हम उसके लिए इक़दाम भी कर रहे हैं। जो हमारे बस में है इक़दाम सिक्योरिटी के हवाले से तो वो किए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह इन हालात पर जो है वो कंट्रोल हासिल किया जाएगा। आर्मी चीफ ने कराची में जारी आलमी दिफाई नुमाइश का दौरा किया और पाकिस्तानी साख्ता ड्रोन का इफ्तिताह किया। अल खालिद 1 टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट गन और पायलट्स की तरबियत के लिए जदीद सिमुलेटर शुरा की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद रहमान खान। कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडिया साल 2022 दूसरे रोज भी जारी रही। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सपो सेंटर पहुंचे, मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और पाकिस्तानी साख्ता ड्रोन अबाबील MR-10 का इफ्तिताह किया। मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार किया गया ड्रोन अबाबील MR-10 10 किलो से जायद पेलोड ले जाने और दुश्मन को 40 किलोमीटर तक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। दिफाई नुमाइश में शरीक कीनिया के आर्मी चीफ ने समा से गुफ्तगू में पाकिस्तानी मसनूआत के मयार को सराहा। It is a great experience, an opportunity to come and see the products made by Pakistan, various factories, and more so like Pakistan Ordnance Factory. And one thing I appreciate is the professionalism. Every product that I have seen in various studs I have visited, they are high quality. खुश्की के साथ साथ पानी में चलने की सलाहियत के हामिल पाकिस्तानी साख्ता अल खालिद टैंक का नया वेरिएंट अल खालिद 1 भी शुरा की तवज्जो का मरकज बना रहा। दिफाई नुमाइश में 35 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन भी रखी गई है जो 1 मिनट में 1100 से जायद गोलियां चलाकर दुश्मन का हमला नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। पहाड़ी इलाका हो या फिर रेगिस्तान हो या फिर रेत वाला इलाका हो, वहाँ पर ये ऑटोमेटिक सिस्टम इसका मौजूद है जिसमें अपने आप को बैलेंस कर लेती है और इसके टायर्स जो हैं वो ऊपर की जानिब जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान एविएशन इंजीनियरिंग स्कूल का तैयार करदा फ्लाइट सिमुलेटर भी दिफाई नुमाइश की जीनत बनाया गया है। पाकिस्तान में तैयार किए गए सिमुलेटर की खास बात यह है कि इसमें एक वक्त में 2 अफराद को तरबियत दी जा सकती है। ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे आप किसी हेलीकॉप्टर में जो है वो सफ़र कर रहे हैं और कहीं जा रहे हैं। हमने ये देखा कि बिल्कुल ऐसे ही मनाजिर सामने थे कि जैसे किसी कोई पहाड़ी इलाका है, गिलगित एयरपोर्ट का है और वहाँ पर लैंडिंग कितनी मुश्किल है। नुमाइश में पाकिस्तान का फख्र JF थंडर भी रखा गया है। भारत का हमला नाकाम बनाने वाले और पाक फिजाइया के कई ऑपरेशंस को कामयाब बनाने वाला JF थंडर कई मिसाइल्स के हमरा दुश्मन पर हवा से हवा और हवा से जमीन पर वार करने की सलाहियत रखता है।
इस कैपेबिलिटीज़ हैं, ये A to एयर में भी इस्तेमाल होता है, A to ग्राउंड में भी होता है और A to सी में भी होता है। तो मुल्क की दिफा को तीनों तरीके से हम इससे सरअंजाम दे रहे हैं। 11वीं आलमी दिफाई नुमाइश में 64 से जायद मुल्कों के वफूद शरीक हैं, जबकि तुर्की और चीन की 40 से जायद कंपनियां भी अपनी दिफाई मसनूआत की नुमाइश कर रही हैं। JF थंडर तैयारा हो या फिर अल-खालिद 1, यहाँ उनकी मौजूदगी दुश्मन को बताने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। कैमरामैन इमरान शाहिद और फैसल अगाई के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। और आपको बताएं, लाहौर में दौरान परवाज रिमोट कंट्रोल तैयारा ऑरेंज ट्रेन टर्मिनल में गिर गया। तैयारे के नीचे कैमरा नस्ब था। तफ्तीशी इदारों ने पुर्ज़े तहवील में लेकर तखरीबकारी समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। रिमोट कंट्रोल से उड़ने वाला 6 फुट 4 इंच का तैयारा कहां से ऑपरेट हुआ, हसास तनसीब के अंदर पहुंचकर कैसे गिर गया, पुलिस और दीगर तहकीकाती इदारों ने तफ्तीश शुरू कर दी। रिमोट कंट्रोल तैयारा रात गए ठोकर न्याज बेग के करीब ऑरेंज लाइन टर्मिनल के वॉशिंग एरिया में गिरकर तबाह हुआ। सिक्योरिटी इदारों ने जाए वकुआ को सील करके बम डिस्पोजल स्क्वाड से चेक करवाया। रिमोट कंट्रोल तैयारे में कोई बारूद या डिवाइस नहीं मिली, अलबत्ता तैयारे के निचले हिस्से में कैमरा नस्ब था। सुबह अचानक ऐसे थड़थड़ाहट की आवाज हुई। यार इतना तो हमने, आप लोग कम से कम इसकी तहकीकात करें, ये मेरे घर पर भी गिर सकता था। CTD की फोरेंसिक टीमों ने तैयारे के पुर्जे कब्जे में ले लिए। ऑपरेटर को ट्रेस करने और महरिकात सामने लाने की कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन जवाद दिया के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची में बल्दियाती इंतखाबात का मामला, इलेक्शन कमीशन महफूज किया गया फैसला 22 नवंबर को सुनाएगा। पीपल्स पार्टी, MQM, PTI और जमात इस्लामी को नोटिस जारी। और कराची के इलाके लांडी में पान शॉप पर रिमोट कंट्रोल धमाके का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 दहशतगर्दों को 70 साल कैद और 2-2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मरकजी मुल्जिम फरीदुल्ला अब तक मफरूर है। कीनिया के हुकूमती एहलकार ने समा से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अरशद शरीफ कत्ल केस में 5 किरदार इंतहाई अहम हैं, जिनके गिर्द तहकीकात का दायरा है। इब्तदाई रिपोर्ट्स पाकिस्तान के हवाले भी कर दी गई हैं। आपको बताते चलें, इब्तदाई रिपोर्ट पाकिस्तानी टीम को पिछले हफ्ते दी गई है। पाकिस्तान और कीनिया की टीम मिलकर हतमी रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला करेंगे। कीनिया हुकाम ने रिपोर्ट डॉक्टर अतर वहीद को दी है। कीनिया के हुकूमती एहलकार की समा से गुफ्तगू हुई है, जिसमें यह बातें सामने आई हैं। अरशद शरीफ कत्ल पर कीनिया की इब्तदाई रिपोर्ट पाकिस्तानी हुकाम के हवाले की गई है। आपको बताते चले, दोनों टीमों के दरमियान 5 किरदार तहकीकात का महवर है। इसी पर मजीद बात करेंगे। जाहिद गशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं, ये 5 अहम किरदार का जिक्र किया जा रहा है तहकीकात में, ये कौन है? देखिए, जो एक सीनियर केनिया के ऑफिशियल हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया है कि 5 मरकजी किरदार जिनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, उसमें कुरम और वकार, ये 2 मरकजी किरदार हैं। इसके अलावा 3 पुलिस एहलकार हैं जो कि तहकीकात का महवर हैं। दोनों यानी कि पाकिस्तान की टीम, इसके अलावा एक तहकीकाती टीम जो केनिया की है, एक दूसरे को पेशरफ से आगाह किए हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि इब्तदाई रिपोर्ट पाकिस्तानी टीम के हवाले कर दी गई है डॉक्टर अतर वहीद को, जो कि केनिया के हुकाम ने ये रिपोर्ट पेश की है। तहकीकात जारी हैं। इसके अलावा बताया गया है कि जब एक फाइनल रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, दोनों ममालिक इसको कंसोलिडेट करेंगे, फिर ये फैसला करेंगे कि आया कि इस रिपोर्ट को किस वक्त पब्लिक करना है। तो इस तरह से पाकिस्तानी हुकाम और कीनिया के हुकाम एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं इस हाई प्रोफाइल केस पर। ये वो इन्वेस्टिगेशन है। इब्तदाई रिपोर्ट जो शेयर की गई है, हमने वहाँ से कुछ मालूमात हासिल की हैं अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में। और बाकी मैं आपको बताता चलूँ, आज दुबई में 2 और लोगों को इंटरव्यू किया गया है जो टीम दुबई का विजिट कर रही है। अरशद शरीफ के मर्डर के हवाले से वहाँ 4 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में 3 उन लोगों को जो कि सियासतदान हैं, उनको बुलाया गया है जो कि अरशद शरीफ के साथ राब्ते में थे। उनको बताया गया है कि आपके पास अगर कोई एविडेंस है
जो वो मालूमात शेयर कर रहे थे आप यहाँ तहकीकाती टीम के साथ शेयर करें ताकि इस कत्ल के मुकदमे को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, पाकिस्तान और कीनिया की टीम मिलकर हतमी रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला करेगी। जाहिद गशकोरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कराची समेत सिंध भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन आखिर चाहते क्या है? समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर ने धरने में बैठे लोगों से बात की है, आइए आपको दिखाते हैं। सिंध भर में हेल्थ वर्कर्स जिनमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, वैक्सीनेटर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स कोरोना रिस्क अलाउंस का मुतालबा कर रहे हैं। इनकी बुनियादी तनख्वाहें कितनी हैं और अलाउंसेस मिलाकर इनकी तनख्वाहें कितनी बनती हैं, जबकि दीगर सूबों के हेल्थ वर्कर्स की कितनी तनख्वाहें हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जो हमारे 1 ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं, जो अलाउंसेस हैं वो KPK से बिल्कुल कम है। हमारे जो डॉक्टर्स का जो HPA अलाउंस है वहाँ मिल रहा है 1,05,000 और यहाँ हमें दिया जा रहा है 28,000। नॉन प्रेटिंग अलाउंस है वो हमें दिया रहा है 5,000, वहाँ पे 20,000। और जो हमारा हाउस रेंट है वो यहाँ दिया जाता है 4,000, वहाँ हाउस रेंट है 15 से 20,000। पंजाब के अंदर जो है वो हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस 60,000 रुपये है और वो हेल्थ रिस्क अलाउंस के बगैर जो उनकी सैलरी स्टेज 1 की बन रही है वो 1,30,000 है। और सिंध में हेल्थ रिस्क अलाउंस मिलाने के बाद जो स्टेज 4 की सैलरी बन रही थी वो 144 थी और स्टेज 1 वाला जो है वो 1 लाख से नीचे था। हमारा जो है 35% जो रिस्क अलाउंस प्लस हो के जो हमें मिलता है वो लाख तक की सैलरी बनती है, जब वो कट जाता है तो वो 90 तक चला जाता है। वैक्सीनेटर्स की जैसी तनख्वाह यहाँ पे हम सिंध की बात करते हैं तो उनकी बेसिक जो अलाउंसेस के साथ तनख्वाह है वो तकरीबन 30-35 हज़ार रुपये, ये अलाउंसेस उनके साथ शामिल किए गए थे तो उनकी तनख्वाह 45-47 हज़ार रुपये तक पहुँच गई थी। लेकिन अगर उससे आप ये रिस्क अलाउंस निकाल लेते हैं तो टोटल जो है वो 32-35 हज़ार रुपये तनख्वाह रह जाती है। पंजाब में तकरीबन इससे डबल तनख्वाह है। हमारा जो वर्कर्स है ग्रेड 1 से लेकर 6 ग्रेड तक के जो मुलाजिम है उनकी मुश्किल से बेसिक पे 20 से 25 हज़ार रुपये है और उसके बाद हाउस रेंट मिलता है 7,000 रुपया, कन्वेंस मिलता है 6,000 रुपया। इस वफाक में बेसिक पे हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस के नाम पर फुल बेसिक पे दे रही है, 100% दे रही है। बलूचिस्तान में फुल बेसिक पे हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस दिया जा रहा है, JPMC में 50% दी जा रही है, सिंध गवर्नमेंट 20% दी। हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि महंगाई के इस दौर में कोरोना रिस्क अलाउंस खत्म होने से इनकी मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। हुकूमत सिंध को चाहिए कि इनकी मुश्किलात कम करने के लिए कोरोना रिस्क अलाउंस को फौरी बहाल किया जाए। कैमरामैन कासिम रईस के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सिंध के डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को दीगर सूबों की तरह अलाउंसेस देने की हिदायत कर दी है, मगर वजीर सेहत सिंध अजरा पिशोहो और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कोरोना के बाद हेल्थ रिस्क अलाउंस देने से इनकार कर चुके हैं। मजीद तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में हेल्थ रिस्क अलाउंस और तनख्वाहों में इजाफे के लिए डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन के मुतालबात पर JLA लीडर और पार्टी रहनुमाओं के बयान में तजाद सामने आ गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने डाउ यूनिवर्सिटी के दौरे के मौके पर वज़ीर आला सिंध को बजट के मुताबिक दीगर सूबों की तरह हेल्थ वर्कर्स को रिस्क अलाउंस देने के लिए पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी। पैरामेडिकल कम्युनिटी के साथ हेल्थ रिस्क के बारे में, हेल्थ रिस्क अलाउंस के बारे में सिंध का जो प्रायोरिटीज है वो सबसे आगे हैं। और आज भी अगर कोई और सूबा सिंध हुकूमत से ज़्यादा प्रोवाइड करता है तो मैं आप सब के सामने CM सिंध को हिदायत देता हूँ कि वो ही निज़ाम हमारा सूबा में चलना चाहिए। पार्टी लीडर की हिदायत के बरखिलाफ वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिशोहो हेल्थ रिस्क अलाउंस के मुतालबे को नाजायज और डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के एहतजाज को बिला जवाज करार दे चुकी हैं। हेल्थ रिस्क अलाउंस जो था वो कोविड की वजह से दिया गया था और इसलिए इसको ख़त्म किया गया है क्योंकि इसकी ज़रूरत अब नहीं महसूस हो रही थी। मैं समझती हूँ कि बहुत ही नाजायज़ सवाल है इनका। सूबाई वजीर सेहत की तरह एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब भी हेल्थ रिस्क अलाउंस देने की मुखालफत कर चुके हैं। सिंध असम्बली के अतराफ में लोगों ने धरना दिया हुआ है। मैं समझता हूँ सरकार से आप तनख्वाह लेते हैं काम करने की,
ये जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट आ गया कि काम ना करो तनख्वाह लो, ये गलत है। ये जो एक और कॉन्सेप्ट आ गया कि तनख्वाह भी हमारे हिसाब से होनी चाहिए कि हमें फ़ला अलाउंस दो, फ़ला अलाउंस दो, फ़ला अलाउंस दो, मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं करता। मैं समझता हूँ ये गलत चीज़ है। हेल्थ रिस्क अलाउंस के लिए डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स ने एहतजाज का सिलसिला अक्टूबर से शुरू कर रखा है और गुज़िश्ता 10 दिनों से सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर मुजाहरे और कराची प्रेस क्लब पर धरना दे रहे हैं। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें हुई और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। इस दौरान खवातीन समेत 50 हेल्थ वर्कर्स को हिरासत में लेकर बाद में रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद में अताइयों और गैर मयारी क्लिनिक्स की भरमार। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक्शन, 111 अस्पताल सील करा के मुकदमा दर्ज करा दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं समा की नुमाइंदा अरहम खान से। जी अरहम, बताइएगा। सबा बिल्कुल ऐसा ही है। पूरे पाकिस्तान में अताई डॉक्टर्स की भरमार हो चुकी है और एक ये संगीन मसला होता चला जा रहा है। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ऐसे में कमर कस ली है और इस्लामाबाद में जो अताई डॉक्टर्स के 111 अस्पताल हैं उन्हें सील कर दिया गया है और इसकी तस्दीक भी की है CEO जो इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, कायद सईद ने। इसके अलावा जो दीगर कार्रवाइयां हुई हैं उनमें इस्लामाबाद में 318 निजी क्लिनिक लेबॉर्ट्रीज को भी सील किया गया है। 205 लेबॉर्ट्रीज और निजी अस्पतालों की सर्विसेज भी मुअत्तल की गई हैं और विफाक में 490 लेबॉर्ट्रीज और अस्पतालों पर जुर्माने भी आयद किए गए हैं। तो जो कार्रवाइयां हैं इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से ये पिछले हफ्ते में ये की गई हैं। पिछले हफ्ते में ये कार्रवाइयां की गई हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। क्या MQM पाकिस्तान सिंध काबीना में शामिल हो रही है? जामिया कराची में तकरीब के बाद वज़ीर आला सिंध से सहाफ़ी ने सवाल किया तो मुराद अली शाह ने लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि उनसे इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। ने कहा है कि उन लोगों ने गवर्नर साहब ने शायद काबीना में आने का चांस है, MQM को ले रहे हैं। अब क्या है? मेरे से अभी बात नहीं हुई इस सिलसिले में कोई उनकी। अच्छा सर, मेरे से बात नहीं हुई, मैंने बता दिया ना। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऑपरेशन मुतासरीन के फंड्स पर भी हाथ साफ कर दिए। ऑपरेशन मुतासरीन के फंड्स में 56 करोड़ रुपए से जायद की हेरफेर सामने आई है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में मुतासरीन ऑपरेशन के फंड्स में बेकायदियों का इंकशाफ हुआ है। सूबाई हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन मुतासरीन के फंड में 56 करोड़ से जायद रकम की हेर फेर की गई है, जिसमें गैर कानूनी भर्तियों की मद में खजाने को 4 करोड़ से जायद का नुकसान हुआ है। मुतासरीन को कितनी रकम मिली, मुतालिका इदारे रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रहे। आगे बढ़े और आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती के लिए एक और मुश्किल। CDA ने फार्म हाउस पर गैर कानूनी तामीरात की शिकायत पर आजम सवाती की अहलिया को नोटिस जारी कर दिया है। इसी की तफसील जानेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा नोटिस में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, ये ताहिरा सवाती के नाम पे नोटिस जारी किया गया है जो कि फार्म हाउस उनके नाम पे, और ये कहा गया है कि फार्म हाउस में गैर कानूनी तामीरात हैं और इस बिना पर ये नोटिस जारी किया गया और नोटिस का जवाब न देने पर मज़कूरा फार्म हाउस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 4 एलिगेशन जो हैं वो इस नोटिस में लगाए गए हैं कि जो गैर कानूनी तामीरात की गई हैं, और ये कहा गया है कि पहले भी नोटिस किया गया है लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद ना हुआ, और अब अगर अमल दरामद ना किया गया तो सीधे जो है वो खुद एक्शन लेगा और रिमूव कर दिया जाएगा। और उसके बाद इसमें सजा भी है, पेनल्टी भी हो सकती है, और जो एरिया है उसको सील करने का भी जो है वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट को कह दिया गया कि अगर अमल दरामद नहीं किया जाता सेनेटर की जानिब से उसकी फैमिली की तरफ से तो उसको सील कर दिया जाएगा, और जब तक कि वो रिमूव नहीं की जाती है, तमाम तजावुज़ात हटा नहीं जाती हैं, तो उस वक्त तक जो है उस एरिया को क्लियर नहीं किया जाएगा। तो ये एक और नोटिस भेज दिया गया जो कि हतमी नोटिस सीधे की जानिब से कहा गया कि इसके ऊपर अमल दरामद कराना जरूरी है। और अगर 7 दिन में अमल तफसील के लिए बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। बचपन लड़कपन जद्दोजहद में गुजरा, पढ़ लिख कर पत्तुकी का असिस्टेंट कमिश्नर बन गया, मगर जिंदगी ने वफा ना की। कम उम्री में ट्रैफिक हादसे ने जान ले ली। राजा कासिम महबूब की मौत से सारा गांव ही सोगवार हो गया। खुशाब के नवाही इलाके झुग्गिया का रहने वाला सबको दुखी कर गया। इस हवाले से देखते हैं राना जहीर की रिपोर्ट। वो खुशाब के नवाह में छोटे से गांव झुग्गिया का रहने वाला था। घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाता था और इसी तरह अपनी तालीम जारी रखी, मुकम्मल की, यहाँ तक कि असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी के ओहदे तक पहुंचा। मगर फिर जिंदगी दगा दे गई, ट्रैफिक हादसे ने जान ले ली। खुशाब के राजा कासिम महमूद जंजुआ 2016 में PMS का इम्तिहान पास करके असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुए थे। मेरे बेटे ने बहुत जद्दोजहद किया, उसने, मैं जितनी उसकी मेहनत को उसकी तारीफ करूँ उतनी थोड़ी है। राजा कासिम कई रोज से अपने जमीर पर बड़ा बोझ महसूस कर रहे थे, बहुत बेचैन थे। उन्होंने हादसे से चंद रोज पहले एक दिलखराश ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था।
3-4 दिन से बड़ा फेड अप हुआ हूँ इसी शिप से। आई वांट पीस इन लाइफ के जी कोई सुकून वाला ठिकाना हो, बस बंदा को नामालूम सी ज़िंदगी जिसे कहते हैं वहाँ पे हो, ना पे जिम्मेदारी ना हो। वो माँ बाप ही नहीं सारे इलाके के लिए फख्र का बाइस थे। उनके हमजमात भी उनके बड़े करीब थे। वो इस एरिया का फख्र था, वो एक इकलौता इस एरिया का CSP ऑफिसर था और वो बहुत सारे लोगों के लिए वो मतलब मशले राह था। खुशाब के एक छोटे से गांव की तंग गलियों से निकलकर अपना रास्ता बनाने वाला राजा कासिम महबूब मौजूदा सिस्टम से मुतमईन न था। कैमरामैन उमर शहजाद के साथ राना जहीर समा खुशाब। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के मार्च के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद, अपडेट कीजिए। के लॉन्ग मार्च के खिलाफ जो दरखास्त दायर की गई थी सेनेटर कामरान मुर्तजा की जानिब से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कल जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच का हम केस की जो है समाअत करेगा। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला भी इस बेंच में जो है वो चीफ जस्टिस के हमरा होंगे, जो इस दरखास्त के हवाले से समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में लॉन्ग मार्च के खिलाफ जो दरखास्त है वो सेनेटर कामरान मुर्तजा है जो JUI के, उनकी जानिब से दरखास्त जो है वो दायर की गई थी, जिसको जो है वो इफ्तार ऑफिस में अब जो है वो कल समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए कामरान मुर्तजा समेत दीगर तरीक़ान को नोटिस जारी कर दिए हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा शाहिद आफरीदी कहते हैं बाबर आजम को T20 की कप्तानी छोड़कर बैटिंग पर फोकस करना चाहिए। T20 की कप्तानी के लिए शादाब, रिजवान या शान मसूद के नामों पर गौर किया जा सकता है। उन्होंने शाहिद आफरीदी को आराम का मशवरा भी दे दिया। बाबर को खुद अपने हवाले से डिसीजन लेना चाहिए और वो डिसीजन उनकी अपनी कप्तानी के हवाले से, T20 के हवाले से है। मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी बैटिंग पे ज़्यादा फोकस करें। मैं समझता हूँ कि टेस्ट और ODI क्रिकेट को लीड करे, आगे लेके चले। तो मैं चाहता हूँ कि बाबर के ऊपर कम से कम प्रेशर हो, टेस्ट एंड ODI इसको लीड करे। T20 की जिम्मेदारियां किसी और को दे दे। आपके पास ऐसे लड़के हैं, मैं समझता हूँ कि शादाब है आपके पास, रिजवान है आपके पास, शान मसूद है आपके पास, जो टीम को T20 फॉर्मेट में लीड कर सकते हैं। ज्यादा लंबा नहीं हुआ, ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं है, सिर्फ उसी जगह पे दोबारा थोड़ा सा हिट किया है, तो खासतौर पर उसने डाइव मारी है, तो वो ये इंशाल्लाह 2 हफ्ते में रिकवर कर सकता है। आगे टेस्ट क्रिकेट, अच्छी बात है कि टेस्ट क्रिकेट में रेस्ट मिलना चाहिए। अगर 80% भी फिट है तो मैं नहीं समझता कि उसको खेलना चाहिए, उसको रेस्ट देना चाहिए। फिल वक्त इतना ही, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सम।